Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. We have already completed chapter number 14, one short video, and I am continuously trying to make videos for your exams. तो वन शॉट वीडियोस हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं. चैप्टर 14 का आ चुका है. ये रहेगा चैप्टर 15 का वन शॉट वीडियो. तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना मत भूलना. लाइक करके जाना अगर पसंद आए, और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट पूछ सकते हो. तो चलो चैप्टर नंबर 15 विच इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट ग्रोथ का क्या मतलब है? सो ग्रोथ इज बेसिकली इररिवर्सिबल परमानेंट चेंज. ठीक है, ग्रोथ क्या है? ये एक इररिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल. किसी भी चीज का साइज में इंक्रीज होना. ठीक है, साइज में इंक्रीज होना, परमानेंट इंक्रीज होता है. ये ऑर्गन हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, ठीक है, और इवन एन इंडिविजुअल, वो होता है ग्रोथ. ठीक है, अब देखो ग्रोथ ना, देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, ठीक है, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? जो टॉपिक है ऑब्वियसली, मतलब कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के ही बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब होता है इररिवर्सिबल चेंज. ठीक है, जो कि आप रिवर्स नहीं कर सकते. इररिवर्सिबल चेंज, ये परमानेंट होता है. ये कैसा होता है? परमानेंट होता है. परमानेंट इंक्रीज इन दी साइज, परमानेंट इंक्रीज इन दी साइज, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ. ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है सम ऑफ ग्रोथ, सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिफरेंशिएशन हम आगे पढ़ने वाले हैं. ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जब हम सम कर दे तो वो होता है डेवलपमेंट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ग्रोथ जो है वो दो तरीके की होती है. ठीक है, ग्रोथ कैसी होती है? दो तरीके की होती है, वो भी हम देख लेते हैं. साथ ही साथ में आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी तक अगर आप लोगों ने नोट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं तो इट्स हाई टाइम. स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर नोट्स अलोंग विद दिस वीडियो. ठीक है, देखते देखते नोट्स बनाते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठिए. चलो, तो लिखते जाना साथ में. ग्रोथ जो है दो तरीके की होती है. ठीक है, ग्रोथ दो तरीके की है. ब्लैक कलर, इट विल बी मोर विजिबल. चलो, एक है प्राइमरी ग्रोथ. ठीक है, ये पहली हो गई प्राइमरी ग्रोथ. दूसरी है सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ. प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो रहा है? प्लांट एलोंगेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? प्लांट एलोंगेशन हो रहा है, मतलब कि प्लांट की लंबाई बढ़ रही है. तो ये कहां से होता है? ये होता है रूट एपेक्स से, रूट एपेक्स से और शूट एपेक्स से. ठीक है, दो तरीके से होता है. सेकेंडरी ग्रोथ में क्या बढ़ रही है? girth बढ़ रही है. ठीक है, girth बढ़ रही है, और इसमें पार्टिसिपेशन किस किस का होता है? लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, कैम्बियम और कॉर्क. ठीक है, कैम्बियम और कॉर्क, इनका पार्टिसिपेशन होता है. ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी ग्रोथ, ये हो गई आपकी सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, दो तरीके की ग्रोथ हमने यहाँ पे पढ़ ली. अब क्वेश्चन आता है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, इज ग्रोथ मेजरेबल? इज ग्रोथ मेजरेबल? क्या ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो? बताइए. ग्रोथ को क्या आप नाप सकते हो कि कितनी ग्रोथ हुई है? आंसर इज यस मैम, ऑब्वियसली
हम इसे मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो चलो वो देखते हैं। आसान है, ग्रोथ को मेजर करना काफी इजी है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप पता लगा सकते हो कि प्लांट ग्रो हुआ है या नहीं। तो पहला पैरामीटर क्या है, वेट। ठीक है, पहला पैरामीटर है वेट। अब चाहे वो फ्रेश वेट हो, चाहे वो ड्राई वेट हो, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, लेंथ, लंबाई, एरिया, सरफेस एरिया, कितना एरिया प्लांट ने कवर करा है। जैसे कि अगर हम इस वाले प्लांट की बात करें तो इसमें ये कितना एरिया कवर करे हुए है यहाँ पे। ठीक है, कितना एरिया इसने कवर करके रखा है, कितनी इसकी लंबाई है। ठीक है, कितनी इसकी लंबाई है, कितना वॉल्यूम है, और सेल नंबर। देखो सेल्यूलर लेवल हम पता करेंगे। ठीक है, सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल को कैसे पता करोगे, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पता कर लो। प्रोटोप्लाज्म कितना है एक सेल में। ठीक है, दूसरा साइज पता कर लो सेल का, और वॉल्यूम पता कर लो। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई बात। तो ये हो गए मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ की, आप ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे। एक और आता है, एक और है, वो है एनुअल रिंग्स। क्या है वो, एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या है, अब एनुअल रिंग्स बताइए। काफी आसान है। कभी पेड़, कटा हुआ पेड़ देखा है, इस तरीके का अगर कहीं पे कटा हुआ पेड़ है, तो हम फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ये मान लो कि ये कटा हुआ पेड़ आपको मिला है। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाते हैं, कई सालों पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, या किसी भी चीज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। बड़े बड़े कई सालों हजारों पुराने जो पेड़ हैं उन्हें काट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये कितना पुराना पेड़ था। तो यहाँ पे ना रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके के ना रिंग्स बन जाते हैं। कई सारे रिंग्स, घने रिंग्स होते हैं, बहुत ही सारे रिंग्स होते हैं। तो इन रिंग्स को ही हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स। और जितने रिंग्स होंगे उतनी ही उस पेड़ की उम्र होगी। ठीक है, एज जो है वो उतनी ही होगी। तो ये है आपका एक और पैरामीटर प्लांट ग्रोथ को पता करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे कि कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्या क्या, किस तरीके से प्लांट ग्रो करता है। तो चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे। पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 फेज में डिवाइड करेंगे, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, एक एलोंगेशन जोन होता है, और एक मैच्योरेशन जोन होता है। अब देखो कैसे होता है, हम ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ते हैं। जरा आप ब्लैंक स्लाइड ले रहे हैं भाई, हम उस पर समझाती हूँ मैं आपको ये क्या है। ठीक है, अब देखो फेजेस ऑफ ग्रोथ। पहला मेरिस्टेम, पहला क्या है, मेरिस्टेम। सेकेंड इज एलोंगेशन एंड थर्ड इज मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन। ये 3 फेजेस हैं ग्रोथ के। अब मेरिस्टेम फेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट, मेरिस्टेम फेज में प्लाज्मोडेस्मेटास आर प्रेजेंट। प्लाज्मोडेस्मेटास, प्लाज्मोडेस्मेटास जो है वो प्रेजेंट है। वो भी कैसे, ह्यूज नंबर में, प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंड प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल होती है। तीसरा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स पाए जाते हैं। अब इसको कैसे समझोगे, थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, 1 मिनट रुको बस समझाते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिख लो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है।
प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अब मेरिस्टम को ऐसे समझो कि जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसके पास में बहुत सारी एनर्जी होगी, मतलब कि प्लाज्मोडेस्माटा बहुत ज्यादा है। ऐसे ही जो पेड़ है, जब वो छोटा सा है, प्लांट जो है छोटा सा है, तो उस टाइम पे उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, और मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा वो एक्टिव है। छोटा बच्चा कैसा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, पूरे टाइम उसको खेल कूद करना रहता है, तो मेटाबॉलिकली ये भी एक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा। एलोंगेशन की बात करें हम, तो एलोंगेशन में क्या है, इंक्रीज्ड वेस्कुलेशन, सेकेंड एलोंगेशन, एनलार्जमेंट ऑफ सेल। अब जो सेल छोटा सा था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, तो एनलार्जमेंट ऑफ सेल, सेल का एनलार्जमेंट होना। टर्जिडिटी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, टर्जिडिटी का क्या मतलब है, जो सेल है हार्ड हो जाती है। छोटा सा बच्चा जो होता है सॉफ्ट होता है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं तो स्किन क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती जाती है ना, तो टर्जिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। सेल वॉल डिपोजिशन होता है। मैच्योरेशन की बात करेंगे अब हम कि मैच्योरेशन में क्या हो रहा है, तो पहला यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है। सेकेंड, नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, कम होने लगते हैं, ठीक है, डिक्रीज होने लगते हैं। तीसरा, डिफरेंशिएटेड सेल पाया जाता है इनमें, डिफरेंशिएटेड सेल्स पाए जाते हैं इनमें, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये थे आपके फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। चलो तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एनर्जी गेन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एनर्जी के लिए हमें चाहिए पानी, ठीक है। चलो, थोड़ी सी एनर्जी हमें मिल चुकी है, अब पानी जो है वो बॉडी के अंदर जाके अपना जादू दिखाएगा और हमारे अंदर आ गई अब एनर्जी, ठीक है। अब देखो, हमने 3 फेजेस अभी देखे, मेरिस्टम, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। मेरिस्टम में क्या था, एक छोटा सा बच्चा था जिसमें बहुत सारी एनर्जी थी, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा थे, बहुत मेटाबॉलिकली एक्टिव था, पूरे टाइम इधर से उधर घूम रहा था, ठीक है। फिर एलोंगेशन हुआ, मतलब उसकी हाइट बढ़ी, थोड़ा सा वो बड़ा हो गया हाइट में, तो बड़ा हो गया तो क्या हुआ कि उसकी जो क्यूट सी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन थी ना, वो थोड़ी सी हार्ड हो गई। उसकी गाल खिलाने में आपको उतना मजा नहीं आता, क्योंकि उसकी स्किन जो है ना वो हार्ड हो चुकी है। और फिर वो हो गया मैच्योर, भाई अब क्या हो गया है, वो मैच्योर हो चुका है। तो मैच्योर होने के बाद टाइम पे उसमें क्या हुआ कि सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी बन गई, प्लाज्मोडेस्माटा थोड़े से कम हो गए और डिफरेंशिएटेड सेल्स उसके पास में आ गए, ठीक है। तो ये 3 फेजेस ऑफ ग्रोथ हमने देख लिए, वही यहाँ पे भी आपको बताए गए हैं। क्या क्या देखो, meristematic zone, new cells produced by the meiotic division at root tip and shoot tip, therefore shows increase in the size। और जो cells हैं they are rich in protoplasm and nuclei, clear। Second is elongation zone, zone of elongation lies just behind the meristematic zone and concerned with enlargement of cell, ठीक है। जो zone of elongation है वो कहाँ पे है, ये देखो elongation phase देखो कहाँ पे है, मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट पीछे, ठीक है, और वो एनलार्जमेंट कर रहा है सेल की। फिर मैच्योरेशन जोन कहाँ है, ये देखिए मैच्योरेशन फेज, द पोर्शन लाइज प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ एलोंगेशन, एलोंगेशन के ऊपर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, मतलब कि ये वॉल थिकनिंग भी करेगा और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये कौन सा, मैच्योरेशन फेज। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ रेट पे आएंगे। अब ग्रोथ रेट क्या होता है हम ये भी समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, ग्रोथ रेट इज सिंपली इंक्रीज्ड ग्रोथ
पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट। ठीक है, टाइम के हिसाब से जो इंक्रीज हो गया ग्रोथ में उसको हम ग्रोथ रेट बोल देते हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट शोज इंक्रीज इन अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब ये क्या बोल दिया मैम आपने, चलो बताते हैं कि हमने क्या बोला। तो जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ रेट जो होता है ना, वो होता है दो तरीके का। ठीक है, ग्रोथ रेट लिख लो, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगी यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। ठीक है, सब कुछ नोट करना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, सबको मिला के जो यहाँ लिखा है और जो मैं लिख रही हूँ वो सारी चीजों को मिला के नोट्स बनाते जाना है आपको। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि कंटिन्यूसली आएंगे वीडियोस ऐसे ही वन शॉट। अभी आप वन शॉट में क्यों बना रही हूँ, जिससे कि आपकी फटाफट पढ़ाई हो जाए। ठीक है, जो एनिमेटेड वीडियोस है वो भी प्रोग्रेस में है, ये मत सोचना कि एनिमेटेड वीडियोस नहीं आने वाले हैं, वो भी प्रोग्रेस में है, बट एनिमेशन बनाने में टाइम लगता है बेटा, इसीलिए हम ये वीडियोस लेके आ रहे हैं। उनमें थोड़ा सा वेट करो, एनिमेटेड वीडियोस भी आएंगे और ये तो रेगुलर आ ही रहे हैं। बस करना क्या है, सपोर्ट बनाए रखना है हमेशा आपको, है ना, क्या करना है, सपोर्ट बना के रखना है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपका सपोर्ट जो है वो हमेशा हमारे साथ में रहे। तो शेयर जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर करना और अपने आसपास के बच्चों को, अपनी कम्युनिटी को, सबको बताना है आपको कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, तो यहाँ से पढ़ो आगे, है ना। व्हाट इज आवर मोटिव, कि पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, तो आपको भी हेल्प करनी है, जो लोगों को नहीं पता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या करें, बेचारे ऐसे टाइम में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कोचिंग्स के भी रेट जो है एकदम से ऑफलाइन चालू हुई है तो बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं, तो ऐसा आपको कुछ परेशानी ना हो, इसीलिए यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि फटाफट आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए और आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो, ग्रोथ रेट में दो तरीके के होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक को ही हम क्या बोल देंगे, इसको ही हम लॉजिस्टिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ही हम लॉजिस्टिक भी बोल सकते हैं, तो दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अर्थमेटिक में क्या हो रहा है, ध्यान देना जरा, हम डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये डिवाइड करा तो इसने दो और सेल्स बनाए, क्या बनाए, दो और सेल्स बनाए। लेकिन अर्थमेटिक में क्या होता है, एक सेल कैसा होता है, मैच्योर। ठीक है, ये आगे डिवीजन नहीं करेगा। दूसरा जो होता है वो होता है डिवाइडिंग, ये डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसने डिवाइड करा, वापस दो सेल्स बनाए, अगेन एक इसमें से मैच्योर होगा और एक डिवाइड करेगा। समझ में आ गई अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, आगे बिल्कुल बहुत क्लियर। लॉजिस्टिक में क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा है, इसका कुछ डिफरेंट, यहाँ पे दोनों सेल डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दोनों सेल्स कैसे हैं, डिवाइडिंग है, तो इसने भी डिवाइड करा, ये वाला ने जो है इसने भी डिवाइड करा, तो ये भी डिवाइडिंग, ये भी डिवाइडिंग, दोनों डिवाइडिंग सेल्स हैं। क्लियर, दोनों डिवाइडिंग सेल्स हैं। अब इनका कुछ फॉर्मूला होता है, तो अर्थमेटिक का क्या फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक का होता है LT इक्वल्स टू L नॉट प्लस RT, ये इसका फॉर्मूला है। ग्राफ की बात करें तो कैसा होता है इसका ग्राफ, अर्थमेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है एक लीनियर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस तरीके का बनता है। ज्योमेट्रिक का जो ग्रोथ होता है, ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेंगे। तो ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है WT इज इक्वल टू W नॉट ERT, ये ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा बेटा सिग्मोइड। कैसा बनेगा, सिग्मोइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, सिग्मोइड ग्राफ बनेगा। अभी मैं समझ में, ये लीनियर और ये सिग्मोइड। क्लियर और नॉट, बताओ भाई, ग्रोथ रेट समझ में आया या नहीं आया, आया ना, कितना इजी था, इतना सरल सा ग्रोथ रेट था। अब चलो हम आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे थोड़ा सा इसमें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लगा के रखा है कि वो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और यहाँ से लिखना सीखो। नाउ व्हाट इज दिस, ये भी देख लेते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या है ये।
In arithmetic growth, only one daughter cell continues to divide mitotically. एक ही डॉटर सेल डिवाइड कर रहा है और अदर जो है वो अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, वो मैच्योर होके बैठे कि नहीं भाई, कुछ लोग होते हैं ना उम्र के पहले ही मैच्योर होके बैठे आते हैं कि नहीं मैं बहुत मैच्योर हूँ, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्या हो गया हूँ मैं, मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है। तो वो ये वही सेल है। हाँ, दो भाई बहन है, बराबर के हैं, लेकिन एक अपने आप को सोचता मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन जो दूसरा है वो सोचता है नहीं भाई मैं मैच्योर नहीं, अभी मुझे और चीजें सीखना जरूरी है, ठीक है। तो एक डिवाइडिंग एक मैच्योर हो जाता है। इसका फॉर्मूला ये मैंने आपको बता दिया, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी इज लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट इज लेंथ एट टाइम 0, आर इज ग्रोथ रेट, ठीक है। और कर्व कैसा है इसका, लीनियर कर्व है ये ऐसा, ठीक। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो है, शुरुआत में थोड़ा सा स्लो होता है और फिर एकदम से इंक्रीज होगा, रैपिड इंक्रीज, ठीक है। देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, इसको लॉग फेज बोलते हैं। मैं इसका आपको ग्राफ दिखा रही हूँ, ठीक है। बोथ प्रोजेनी विद द प्रोजेनी ऑफ सेल्स डिवाइड, ये दोनों अपने आप को चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं, दो भाई बहन है, ठीक है। दोनों क्या अपने आप को छोटे समझते हैं कि नहीं इतने बड़े नहीं हुए हैं हम अभी, हमें और डिवाइड करना है और चीजें हमें सीखनी है अभी, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ में दोनों भाई बहन बराबर के रहते हैं और बराबर से चीजों को सीखते हैं, ठीक है। फिर however with limited nutrient supply the growth slows down, अगर न्यूट्रिएंट सप्लाई लिमिटेड हो गई तो फिर ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, लीडिंग टू स्टेशनरी फेज, फिर वो स्टेशनरी फेज आ जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला W1 इज इक्वल WI है, ठीक है, WI है ये, WI इज इक्वल्स टू W नॉट ERT. What is this? Final size, this is the initial size, growth rate, time of growth, base of natural logarithm. कर्व कैसा बनेगा, S ऐसा। चलो अच्छा डायग्राम देखते हैं, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे क्या लॉग फेज लैग फेज बन रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, पहले ग्रोथ स्लो थी, क्या थी, स्लो ग्रोथ थी, फिर एकदम से ग्रोथ बढ़ी, ठीक है, एकदम से ग्रोथ बढ़ी तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए, तो फिर स्टेशनरी फेज आ गया। ये देखो स्टेशनरी फेज आ गया ना, तो ये थी ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये तो ऐसे ही चल रही थी भाई अर्थमेटिक, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो लीनियर फॉर्म में चल रही है। तो कर्व ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है और एक एक डेफिनेशन दोनों की याद रखनी है, बस ग्रोथ रेट कंप्लीट। अब बताओ अगर एग्जाम में बढ़िया पहले ग्रोथ रेट उसका डिवीजन करके लिखोगे, एक है अर्थमेटिक एक है ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक में क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा है, क्या फॉर्मूला है और क्या उसका ग्राफ है, इतना ही करना है। 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 के 5 मिलेंगे, कहीं से कहीं तक मार्क्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन पे, अच्छा एक मिनट रुको, डिफरेंशिएशन पे आने से पहले ना मैं आपको कुछ कंडीशंस बता देती हूँ ग्रोथ की, ठीक है। ग्रोथ की क्या 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 कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस फॉर ग्रोथ नोट डाउन करिए साथ में। ओके लेट मी टेक ब्लैक कलर। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बताइए, ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी चाहिए होती है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर, क्या चाहिए, जल, जल ही जीवन है, ठीक है। वाटर चाहिए, वाटर क्या करता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल एक्सपांशन, सेल के एक्सपांशन के लिए, एक्सपांशन मतलब कि बढ़ना, ठीक है, एक्सपांड होना, एक्सपांशन के लिए, ठीक है। अब सेल एक्सपांड होगी तो टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्जिडिटी मैंने बताया था, टर्जिडिटी हार्ड होना, टर्जिडिटी, तो टर्जिडिटी बढ़ेगी, टर्जिडिटी बढ़ने से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, टर्जिडिटी बढ़ने से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में
दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें वाटर में ही लिखना है हमें। और किस लिए चाहिए पानी? हमें फोटोलाइसिस करने। फोटोलाइसिस मैंने आपको पढ़ाया है कि फोटोलाइसिस क्या होता है, प्लांट्स में होता है ना फोटोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ लाइट। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, सिंपल सी चीज है। तो ये हो कहाँ रहा है फोटोलाइसिस? इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। देखो पानी ने अपना काम कर दिया और हमारी एनर्जी जो है वो वापस आ गई। इसी खुशी में हम फिर से पानी पिएंगे कि और एनर्जी आ जाए। चल आगे बढ़े। फोटोलाइसिस हो गया। अब हाँ, फोटोलाइसिस में हो क्या रहा है, एक चीज और देखो, फोटोलाइसिस में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे प्लस 2 हाइड्रोजन आयन एंड 1 नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब कि एक सिंगल, अगर वो O2 होता तो वो, इसको हम नेसेंट नहीं बोलते, और कभी भी ये लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अगर हम नेसेंट ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट जो है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेज पे पहुंचेगा, जंप करेगा, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। लास्ट 13 चैप्टर में मैंने आपको ये चीजें फोटोलाइसिस बताया है, ठीक है। एक्साइटिंग स्टेज पे चला जाएगा, ठीक है, ये एक्साइटिंग स्टेज पे चला जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये PS2 में चले जाएंगे। इसीलिए पानी जरूरी है, ठीक है, इसीलिए वाटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज क्या चाहिए? दूसरा चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ये करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी आए, बट आई थिंक इट इज रीडेबल, है ना, पढ़ तो सकते ही हो, राइटिंग पे इतना तो है कि समझ आ रहा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या देगा? एनर्जी देगा। कितनी देगा? 36 to 38 ATP एनर्जी देगा। क्लियर। तीसरी चीज क्या चाहिए? हवा हो गया, पानी हो गया, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए, ठीक है, एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कितना चाहिए, कितना दें हम उसे? 2 रोटी दें, 4 रोटी दें, क्या दें हम उसे, कितना न्यूट्रिएंट्स दें? तो देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसे चाहिए 0.1 मोलर माइक्रो न्यूट्रिएंट, बस इतने। लालची बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल लालची नहीं है पेड़ पौधे, थोड़ा सा दे दो खुश है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 10 मोलर चाहिए, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट और क्या चाहिए? टेम्परेचर। एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर में ही कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो करता है। कितना टेम्परेचर चाहिए? टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, कैसा चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अच्छा बताओ, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर चाहिए। अगली चीज, प्लांट को बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, किसके बिना प्लांट अपना खाना नहीं बना सकते हैं? लाइट, ठीक है, लाइट चाहिए इन्हें। तो लाइट, ये 5 कंडीशंस होती हैं ग्रोथ के लिए। अगर ये 5 अवेलेबल है तो प्लांट बढ़िया तरीके से ग्रो करेगा। अगर एक भी चीज की कमी होती है तो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में? चलो ये हमने देख लिया है। अब आते हैं एक नया टॉपिक, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। अब ये क्या बला है भाई, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डिफरेंशिएशन में मैच्योरेशन होगा, मैच्योर हो रहा है, ठीक है, मैच्योरेशन हो रहा है। फिर नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, क्योंकि डिवीजन पहले ही हो चुका, नॉन डिवाइडिंग है, सेल डिवाइड नहीं कर रहे, बस मैच्योर हो रहे हैं।
और एक और पॉइंट और क्या हुआ, स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स इसके पास में प्रेजेंट है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टाइम पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनमें। सो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली अ बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन मेरिस्टेमिक सेल्स, मेरिस्टेमिक सेल्स में रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में। टू डिफरेंशिएट इनटू परमानेंट सेल इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। परमानेंट सेल में डिफरेंशिएट करने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इधर देखो ये डिफरेंशिएशन का यहाँ पे कि ये भाई ये पूरा डिफरेंशिएटेड परमानेंट सेल्स आ चुके, ये परमानेंट है, ये पत्ती छोटी नहीं हो सकती है ना, तो ये परमानेंट है। फिर एक और टर्म आता है डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन the phenomenon of regeneration of permanent tissue to become meristematic is called differentiation। मतलब कि चलो इसे थोड़ा समझो, है ना, थोड़ा सा समझो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक छोटा सा। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहे हो तुम। ठीक है, अभी तुम्हारी कौन सी स्टेज है, मैच्योरेशन की, मैच्योर हो रहे हो, अभी एकदम फुली मैच्योर नहीं हो तुम लोग कि सोचो सारे डिसीजन जिंदगी के हम खुद ही ले लेंगे, ना ना ना, अभी नहीं। ठीक है, तो तुम डिफरेंशिएशन स्टेज में हो। ठीक है, लेकिन एक टाइम आया जब, हाँ जैसे कोविड का टाइम आया। ठीक है, अभी जो कोविड का सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम पे क्या हुआ कि लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है, तुम 11th में हो, 11th में हो। ठीक है, अब लेकिन इतना लंबा 5-6 महीने का तो लॉकडाउन ही रहा। फिर ओपन जरूर हो गए स्कूल, लेकिन उसके बाद में भी क्या बोलते हैं, लॉकडाउन ओपन हो गया लेकिन स्कूल्स और बाद में ओपन हुए। ठीक है, अभी अभी भी बहुत सारे लोगों के हो सकता है स्कूल्स ओपन ना हुए हो, सिर्फ एग्जाम्स के लिए बुला रहे होंगे। तो वही चीज अभी भी ऐसी हो रही है कि आपका पॉज लग गया। क्या लग गया, आपकी जिंदगी में इतने महीनों के लिए पॉज लग गया था, है ना, आपने पॉज ले लिया था, तो घर बैठे थे तो हर चीज रुक गई थी, कोई काम नहीं चल रहा था। तो वो एक ऐसा टाइम आया जब हमें अपनी मेच्योरिटी को ना, जो हम मेच्योर हो चुके हैं उसको क्या करना पड़ा, हमें थोड़ा सा बैक आना पड़ा, थोड़ा सा हमें बैक आना पड़ा। क्योंकि कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लग गया, सारे ऐसा होता है ना, पॉज कर देते हैं, तो पॉज कर दी सारी चीजें, है ना, पॉज कर दी। तो आप बहुत जल्दी 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 ग्रो हो रहे थे, डिफरेंशिएशन में बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे थे, लेकिन फिर कोरोना आ गया तो आपकी जिंदगी में आपको रुकना पड़ा। रुकना पड़ा कि नहीं, सभी लोग रुके थे, तो सारे लोग मैच्योर हो रहे थे लेकिन उन्हें रुकना पड़ा कि नहीं भाई, लॉकडाउन में हम क्या कर लेंगे। तो वो है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्यों होता है, ड्यू टू कंडीशंस, ड्यू टू कंडीशंस बीइंग बैड। ठीक है, या फिर अनफेवरेबल। ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो अभी तक पता नहीं कितने लोगों की जान जा चुकी होती। ऑलरेडी लॉकडाउन रखने के बाद में भी इतने लोग जो हैं उनकी जान चली गई, लेकिन लॉकडाउन लगने से बहुत से लोगों को बहुत से लोग जो है वो सरवाइव कर गए। ठीक है, तो यही है डी डिफरेंशिएशन। यही क्या है, डी डिफरेंशिएशन की पॉज लगा देते हैं मैच्योरेशन में, पॉज कर देना। समझ में आया। अब अगला है रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन में मेरिस्टेम tissues are able to produce new cells that once again loses the capacity to divide but mature to perform specific function। redifferentiation क्या हुआ, हम में पॉज लग गया था। ठीक है, कोविड के टाइम पे हमारी हर चीज में पॉज लग गया था, लेकिन लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे चीजें चालू हुई, स्कूल्स जो है वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये है रीडिफरेंशिएशन, एक पॉज के बाद में वापस जो है काम होने लगे, मैच्योर हो जाओ अब आप। ठीक है, मैच्योर हो गए हो कि अब हमें क्या करना है ना, अब मैच्योर हो गए, एग्जाम की टेंशन आ गई। अभी तक लॉकडाउन में मजे से घर में बैठ के पेपर देना, कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ, अब तुम्हें पता है कि कुछ स्कूल्स में ऑफलाइन पेपर देने जाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारे अंदर की जो रीडिफरेंशिएटिंग सेल्स थी ना वो जाग गई कि भाई पढ़ो लो, मेहनत कर लो अब। तो ये वही है कि जहां पॉज लगा देना वो पॉज को खत्म कर देता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। आपका अभी स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, टू स्टडी,
ऐसे ही प्लांट्स में भी रीडिफरेंशिएशन के टाइम पे उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि वो मेच्योर होके कुछ ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया? डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आते हैं हम इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है फाइटोहॉर्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन्हें हम पीजीआर भी बोल देते हैं शॉर्ट में। क्या बोल देते हैं इन्हें हम? पीजीआर भी कई जगह आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स है, मतलब ये जो पीजीआर है ना, ये दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे? दो तरीके के। एक होते हैं स्टिमुलेटर और एक होते हैं कैसे? इनहिबिटर। एक बढ़ा रहे हैं ग्रोथ को, एक रोक रहे हैं ग्रोथ को। दो टाइप के हॉर्मोन्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। तो चलो देखते हैं। तो अब जो पीजीआर है ना, पीजीआर है क्या? दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस हैं। वेरी गुड। दूसरा, ये इनमें लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। लो मॉलिक्यूलर वेट और साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। अब मैम इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है बच्चों कि जहां पे वो बन रहा है, ठीक है, जहां पे वो बन रहा है और कहाँ और किसी और जगह पे वो एक्शन कर रहा है। जैसे केमिकल फैक्ट्री है कोई, ठीक है, तो वहां पे केमिकल्स बन रहे हैं, लेकिन वहां पे बैठ के वो लोग उसका वो तो नहीं करते ना कि वहीं बनाया वहीं यूज करना। वहां उनने केमिकल बनाया, फिर केमिकल्स को भेजा लैब्स में, अलग अलग स्कूल्स में जो लैब होती है वहां पे भी गए, जो और बाकी जगह पे होते हैं वहां सारे लैब्स में भेज दिया, तो लैब्स में यूज हो रहा है। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन थी इंडस्ट्री, लेकिन साइट ऑफ एक्शन क्या थी? लैब। सो सेम पीजीआर का साइट ऑफ प्रोडक्शन कुछ और हो सकता है और एक्शन वो कहीं और कर सकता है। रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को मैंने बताया दो तरीके के होते हैं। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका क्या? स्टिमुलेटर। चलो, पीजीआर, ये फ्लो चार्ट बना लेना, मैं बना रही हूँ, इसी फ्लो चार्ट को आप भी साथ साथ में बनाते जाना। ठीक है, तो पीजीआर में पहली चीज और दूसरी चीज, प्लीज इग्नोर बैकग्राउंड वॉइसेस, है ना, हो सकता है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो क्योंकि शोर हो रहा है थोड़ा सा, है ना, तो डोंट माइंड। पीजीआर तो दो तरीके के होते हैं, स्टिमुलेटर्स और इनहिबिटर्स। ठीक, इनहिबिटर्स स्टिमुलेट करेंगे, बढ़ाएंगे रिएक्शन को, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप स्टिमुलेट हो जाओगे। अब कुछ ऐसे दोस्त आएंगे जो इनहिबिट करेंगे, अरे भाई छोड़ो यार, क्या करना, हो गई बस, पढ़ लिया हमने, इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, हो तुम भी मत पढ़ो। ये इनहिबिटर है। तुम्हारा एक ग्रुप तुमसे कह रहा है कि भाई पढ़ लो, है ना, रिवाइज कर लो अगर पढ़ लिया है तो। एक ग्रुप क्या कह रहा है? अरे देखा जाएगा यार, आने तो दो एग्जाम, एक दिन पहले उठाएंगे बुक और देख लेंगे एक बार पन्ने पलट के कि क्या है सिलेबस में। तो वो इनहिबिटर है और ये स्टिमुलेटर है। तो स्टिमुलेटर में कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं? ऑक्सिन, ठीक है, गिबर्लिन, गिबर्लिन को गिबरलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, गिबरलिक एसिड भी बोल सकते हैं। और ऑक्सिन क्या? IAA होता है। ठीक है, और तीसरा है साइटोकाइनिन। क्लियर, तीन हो गए। अब इनहिबिटर, जो दोस्त तुम्हारे रोक रहे कि नहीं पढ़ना यार, रहने दो, चलो घूमने चलते हैं, चलो पिज्जा खाने डोमिनोज चलते हैं, ये इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, तो इनहिबिटर में कौन सा आता है? एब्सिसिक एसिड। अब कोई भी तुम्हें बोले कि मत पढ़ो, चलो घूमने चलते, तो बोलना चुप रहो भाई, तुम एब्सिसिक एसिड की तरह काम कर रहे हो अभी, और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। लो, सब चला गया, कोई नहीं, कोई बात नहीं। इनहिबिटर्स देख रहे थे ना हम, इनहिबिटर्स,
तो इनहिबिटर में कौन कौन सा आता है, एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में ए बी लिखा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थे स्टिमुलेटर्स और ये इनहिबिटर्स। अब बेटा पता क्या होता है, यहाँ पे ना एक बेपेंडी का लोटा भी है ना, बेपेंडी का लोटा क्या होता है, ये कभी इधर चला जाएगा तो कभी उधर चला जाएगा, किसी का सगा नहीं है, ठीक है, वो किसी का भी सगा नहीं है, हर बार अपना ग्रुप जो है ना वो बदलता रहता है, उसे जहां फायदा होगा वो वहां चला जाएगा। तो ऐसे प्रजाति के हार्मोन को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इथिलीन। इथिलीन ये कहीं नहीं आता, ना ये इस कैटेगरी में आता है ना ये इस कैटेगरी में आता है, ये बीच के चंगड़ है, जब मर्जी इधर चला जाएगा जब मर्जी इधर चला जाएगा, इथिलीन, ठीक है। तो इथिलीन इज योर बेपेंडी का लोटा, जो कि ना स्टिमुलेटर है ना इनहिबिटर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब देखो कुछ टाइप्स भी देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ मैं, सब कुछ नोट करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो अब टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स की बात करें हम तो पहला होता है प्यूरिन, प्यूरिन, ठीक है, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। दूसरा होता है कैराटिनॉइड, कैरोटिनॉइड, ठीक है, ये पिगमेंट है, सुना होगा सबने, पिगमेंट है, ठीक है। फिर गैसेस, फिर इसके बाद में इंडोल और फिर टर्पीन्स, टर्पीन्स, ठीक है। दीज आर फैट डेरिवेटिव्स, ये क्या है, फैट डेरिवेटिव्स हैं, क्लियर, इतना हो गया। ये हमने टाइप्स देखे हैं। अब इनके अंदर क्या आती है, इन्हीं जो हमने पहले वो देखे हैं हार्मोन्स, उन्हीं को हम इन कैटेगरी में पुट अप कर देंगे। सो प्यूरिन या नाइट्रोजनस बेस क्या है, इसमें आ जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइट्रोजनस बेसेस विच इज प्यूरिन, ठीक है। साइटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, साइटोकाइनिन्स। कैराटिनॉइड में क्या आ जाएगा, ABA, एब्सिसिक एसिड। गैस के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, इथिलीन, गैस है ना, फूक मारी इधर फूक मारी उधर, ठीक है, इथिलीन गैस में आ जाएगा, ठीक है। इंडोल में क्या आ जाएगा, इंडोल में आएगा आपका IAA, ऑक्सीजन, ठीक है, IAA। अब ये इसको, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। टर्पीन्स में क्या आएंगे, ये फैट डेरिवेटिव है, इसमें आ जाएगा गिबरलिक एसिड, क्या आ जाएगा, गिबरलिक एसिड आपका आ जाएगा। तो ये थे टाइप्स। अब एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली स्लाइड पे, एक एक करके हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग है ना यार चैप्टर, कितना इंटरेस्टिंग है, बताओ पेड़ में कौन सा हार्मोन है, कहाँ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कितना अच्छा चैप्टर है ये। तो पूरा देखना, पूरा पढ़ के जाना, छोड़ना नहीं बीच में। अब यहाँ से मेन हार्मोन्स चालू हो रहे हैं, हार्मोन्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा पढ़ने में। चलो, सो ऑक्सिन, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस सेल एलोंगेशन प्रिवेंट प्रीमैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फॉलिंग, ठीक है। ऑक्सिन क्या कर रहा है, बहुत भला मानुस है ऑक्सिन, है ना, वो एपिकल डोर्मेंसी कर रहा है, ठीक है, सेल को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, और प्री मैच्योर लीव्स या फ्रूट्स ना गिर जाएं, ठीक है, तो उन्हें भी बचा के रखे कि भाई पहले पूरे पक जाओ, पूरे मैच्योर हो जाओ, तभी हम तुम्हें इधर से जाने देंगे, तो ऑक्सिन उन्हें होल्ड करके रखा है। इनिशिएट्स रूटिंग इन स्टेम्स, रूटिंग इन स्टेम्स, कटिंग, ठीक है, कटिंग एज वीडीसाइड, इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी करता है, एज वीडीसाइड की तरह काम भी करता है। तो ये सारी चीजें ऑक्सिन के फंक्शंस हैं, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब क्या होता है, ऑक्सिन मीन्स, ऑक्सिन मीन्स ग्रो मोर, ग्रो मोर, ठीक है, ऑक्सिन का मतलब यही होता है। अब देखो ये क्या है, और पॉइंट्स ऐड करने हैं साथ में, ठीक है। ये क्या है, ये है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है ये, ठीक है। और कौन सा अमीनो एसिड, इट इज ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन,
ट्रिप्टोफैन, इधर से ये डिराइव हुआ है, जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये ट्रिप्टोफैन जो है ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। फिर इसके बाद में ऑक्सिन इज सेक्रेटेड, ठीक है, ऑक्सिन इज सेक्रेटेड opposite to the direction of light, secreted opposite to the direction of light, light के अपोजिट में, ठीक है। कैसे, मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट क्या होगा, इस साइड इसका पूरा फेस होगा, मान लो यहाँ एक फ्लावर है, तो ये पूरा का पूरा क्या इस साइड बेंड हो रहा है, ठीक है, इस साइड बेंड हो रहा है क्योंकि यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, इसीलिए ये इस साइड बेंड है। लेकिन जो ऑक्सीजन कहाँ पर रिलीज होगा, ऑक्सीजन जो रिलीज होगा ना वो अपोजिट साइड में रिलीज होगा, मतलब इधर 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 पे इस साइड पे आके पूरा ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाएगा अपोजिट साइड में, ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की तरफ नहीं होगा। तो ये इसका था बेंडिंग ऑफ प्लांट इज टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ प्लांट इज, ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, है ना, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था कि पेड़ थोड़ी सी रोशनी देके देखी तो देखा प्लांट जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, लेकिन ग्रो अपोजिट साइड हो रहा है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है अपोजिट साइड में, ठीक है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज, बेंडिंग ऑफ प्लांट इज टुवर्ड्स लाइट। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ऑक्सीजन के ना कुछ कैटेगरीज होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो हम उनकी भी बात कर लेंगे, टाइप्स की बात करेंगे, किसके टाइप्स, ऑक्सीजन के टाइप्स की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहला नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक, पहला नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब जो नेचर से बन रहा है, सिंपल सी बात है, तो नेचुरल में क्या आ जाएगा, IAA, IAA फुल फॉर्म क्या है, अभी बताया था मैंने IAA का, जल्दी बताओ इसका फुल फॉर्म फटाफट से लिखो। और ABA, व्हाट इज ABA, जल्दी बताओ, IAA और ABA जल्दी से चैट में लिखो क्या है। और सिंथेटिक में क्या आता है, NAA, इसमें बहुत सारे आते हैं, ठीक है, NAA सबके फुल फॉर्म बता रही हूं मैं, ठीक है, अभी जब तक इसका आंसर दो। और क्या आता है सिंथेटिक में, 2,4-D, 2,4-D क्या है वो भी बताते हैं। और यूज्ड एज वीडीसाइड, इसको हम वीडीसाइड की तरह भी यूज करते हैं, यूज्ड एज वीडीसाइड, सिंथेटिक ऑक्सीजन को वीडीसाइड्स, ठीक है। और कौन सी लीव्स में, किस लीव्स में, ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े लीव्स होते हैं ना जिनमें, उनमें यूज करते हैं, इन ब्रॉड लीव्स, डाइकॉट्स में, ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब फुल फॉर्म पे आ जाओ, IAA बताया, चैट में सभी ने आंसर दिया, गुड, वेरी गुड, सही बताया है सभी ने। IAA क्या है, ये इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। ABA एब्सिसिक एसिड, ठीक है, ABA एब्सिसिक एसिड है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। तो भाई इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, क्लियर। अब सिंथेटिक में NAA क्या है, इट इज नेफ्थलिक एसिटिक एसिड। 2,4-D में क्या आ जाएगा, इट इज 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है।
तो ये थे आपके ऑक्सीजन के टाइप्स, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में IAA, IAA क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, ABA क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। सिंथेटिक की हमने बात करी तो उसमें एक आ गया आपका NAA, ठीक है, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। और हम सिंथेटिक ऑक्सीजन को और यूज्ड एज वीडीसाइड के फॉर्म में भी यूज करते हैं, और इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है किस पे, मोनोकोट ग्रासेस पे, घास पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लो, नो इफेक्ट ऑन मोनोकोट ग्रास, ठीक है, मोनोकोट ग्रासेस में इसका कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। ये था ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के फंक्शंस की भी बात करनी है भाई। ऑक्सीजन थोड़ा सा लेंथी, ऑक्सीजन ये लेंथी, बाकी सब छोटे छोटे से हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा काम कर रहा है ना, और सारे भले काम कर रहा है ऑक्सीजन, इसीलिए जो ऑक्सीजन है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम। पहला फंक्शन, ठीक है, पहला फंक्शन लिखो, फंक्शंस लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा ये, ठीक है, ध्यान से लिखना और पढ़ते भी जाना, नोट भी करते जाना साथ में। तो देखो, पहला फंक्शन क्या है इसका, प्रमोट्स, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, बहुत मेहनत करता है ऑक्सीजन, प्रमोट्स सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, प्रमोट्स लेटरल रूट फॉर्मेशन, प्रमोट्स लेटरल रूट फॉर्मेशन। तीसरा एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। और ये लेटरल बड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट लेटरल बड फॉर्मेशन। इतना समझ में आ गया, बड फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा है। चौथा, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, वाह क्या बात है, प्रमोट्स, है ना। अब जो ऊपर ऐसा फ्लावर बनता है ना उसके ऊपर, पाइनएप्पल के ऊपर, तो वो जो है वो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। और क्या काम कर सकता है, और भी काम है ऑक्सीजन के, कई सारे काम करता रहता है। तो प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, सॉरी, प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। लिख लो भाई अब अपने से, पार्थिनोकार्पी करता, एक और पॉइंट लिख दे रही हूं, इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, ठीक है। जाइलम डिफरेंशिएशन करता है, प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स को बचाता है, ये जो ऊपर बाकी लिखे हैं, ठीक है, प्री मैच्योर वो बचाता है, इनिशिएट करेगा रोटिंग स्टेम में, एज अ वीडीसाइड काम करेगा, पार्थिनोकार्पी टोमेटो में करता है, फ्लावरिंग पाइनएप्पल में करता है, सेल इलोंगेशन करता है, ये सारे भी इसके फंक्शंस हैं। तो ये कंप्लीट हो गए, क्लियर अप टू हेयर, एनी डाउट्स, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ओके, अब हम पढ़ लें गिबरलिन, ठीक है, गिबरलिन या फिर गिबरलिक एसिड, ये क्या कर रहा है, गिबरलिक एसिड जो है देखो बहुत ही प्यारा सा हार्मोन है ये हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है, सुंदर सुंदर चीजें बनाने में ना ये बहुत मददगार है, ठीक है। देखो, डिले सेनेसेंस, बुढ़ापे को डिले करता है, एंटी एजिंग क्रीम है ये, क्या है ये, एंटी एजिंग क्रीम, प्लांट्स की एंटी एजिंग क्रीम है ये, एंटी एजिंग क्रीम है, ठीक है। तो गिबरलिन बुढ़ापे को हटाता है, पेड़ पौधों में उन्हें जो झुर्रियां आई हैं उन्हें भी हटा देता है जैसे ही गिबरलिन आता है, तो गिबरलिन बड़ा अच्छा है, ठीक है, यंग रखता है पेड़ों को, सेनेसेंस नहीं होने देता, डिले कर देता है ना। और मेल्टिंग प्रोसेस, व्हाट इज मेल्टिंग प्रोसेस, इसको हम देखते हैं, ठीक है। मेल्टिंग प्रोसेस अभी बता रही हूँ मैं क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेस ग्रेप्स स्टॉक, ठीक है, अंगूर खाते ना अंगूर, ये अंगूर ऐसे ऐसे कुछ होता है, पूरे गुच्छे में लगे हुए आते हैं अंगूर ऐसे ऐसे, तो इसमें क्या करता है, स्टॉक जो बन रहा है ना, ये स्टॉक ये वाला, ठीक है, एक दूसरे से अटैच है, तो वो इनकी लेंथ बढ़ाता है, ठीक है, लेंथ बढ़ाता है, इनकी थोड़े थोड़े से दूर रहे हैं, इसीलिए ये ऑक्सीजन गिबरलिक एसिड जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। इंक्रीजेज लेंथ ऑफ स्टेम, ठीक है,
शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में पूरी जो लेंथ बढ़ाने का काम है वो कौन कर रहा है, यही कर रहा है। सीधी लाइन तो बनेगी नहीं तो हम हटा ही देते हैं, मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। और कैबेज, bolting in beet, cabbage and many flowers with rosette habit। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। इसमें सबसे पहले हमने देख लिया कि स्टेम एलोंगेशन करेगा। फंक्शंस लिख लो, write down these functions। stem elongation, दूसरा क्या करेगा, डिले सेनेसेंस, डिलेज सेनेसेंस, बुढ़ापे को कम करेगा, एंटी एजिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब तुम बूढ़े होने लगो तो यही ये गिबरलिक एसिड लगा लेना, हाँ, हो जाएगा काम तुम्हारा, ठीक है। तो डिले सेनेसेंस। तीसरा ब्रेक्स, कोई सीरियस मत लेना, नहीं तो सच में दुकान पे पहुंच जाओ कि भैया गिबरलिन एसिड का वो दे दो, एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है, ऐसा मत बोलने लगना। ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। चौथा प्रमोट्स मॉल्टिंग, ठीक है, मॉल्टिंग है ये, क्या करेगा, मॉल्टिंग को प्रमोट करेगा। अब मॉल्टिंग है क्या, मॉल्टिंग है क्या, मॉल्टिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ स्वीटनिंग ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस की स्वीटनिंग, ठीक है, मिठास लेके आना, उसमें शुगर कंटेंट बढ़ाना। अल्कोहल इंडस्ट्रीज जो होती है ना, वहां पे क्या होता है, अल्कोहल बनते हैं, बेवरेजेस बनते हैं जो टेस्ट में काफी कड़वे होते हैं, है ना, उनका टेस्ट जो है वो कुछ बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है। तो इतना उसको मिठास लाने के लिए उनमें यहाँ पे गिबरलिन यूज किया जाता है, जिससे कि मॉल्टिंग प्रोसेस को हम यही बोलते हैं, स्वीटनिंग। लिख सकते हो तुम लोग यहाँ लिखना चाहो तो, दिस इज द प्रोसेस टू इंक्रीज शुगर कंटेंट, ठीक है, इंक्रीज शुगर कंटेंट। नेक्स्ट अगले पे आए। अब आया था यहाँ एक वर्ड बॉल्टिंग। बॉल्टिंग क्या है, अब बॉल्टिंग समझ लो, BOL, बॉल्टिंग। देखो बॉल्टिंग में क्या है, रोसेट का फॉर्मेशन होता है। बॉल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रोसेट बनता है। अब बोलोगे ये क्या है भाई रोसेट। बंद गोभी देखिए, बंद गोभी, ठीक है, बंद गोभी जो होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैबेज, ठीक है, जो कैबेज है, तो कैबेज में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये इससे लगा हुआ, ये ऐसा। आराम से आप एक एक पत्ता जो है बड़ी आसानी से निकाल लेते हो और फिर मोमोज बना के खा लेते हो, ठीक है। कई जगह पे डालते हैं हम ये पत्ता गोभी के जो पत्ते हैं, ये जो बंद गोभी है, अलग अलग नाम होते हैं हर जगह। तो ये इस तरीके से होती है, तो आप आराम से ऐसे करोगे, एक एक पत्ता निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, आसानी हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि एकदम चिपके हुए पत्ते हैं कि आप सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये बॉल्टिंग कहलाता है कि पत्तों के बीच में नोड्स का फॉर्मेशन करना, उसको हम रोसेट बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटरनोडल डिस्टेंसेस, इंटरनोडल डिस्टेंसेस को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस internodal spaces। example cabbage and cabbage और wheat, ठीक है, wheat। ये हो गया गिबरलिन एसिड। कुछ और रह गया क्या, नहीं। लेंथ बढ़ाता है ग्रेप्स की, ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में एप्पल को भी ग्रो करने में, ठीक है, एलोंगेट होने में ये गिबरलिक एसिड ही काम करेगा। उसका शेप जो होता है वो भी गिबरलिन ही मेंटेन करके रखेगा। शुगर केन की साइज बढ़ाता है, बस इतना ही था इसमें। एंड नथिंग 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 टफ, बहुत इजी सा है। अब आप साइटोकाइनिन पर, थोड़े से बच्चे हैं बस, है ना, परेशान नहीं होना, वन शॉट है, थोड़ा लेंदी तो हो गई, तो एक बार में पढ़ लोगे और फायदा हो जाएगा, फायदा ही फायदा है। तो साइटोकाइनिन पे आ जाओ। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, इंड्यूस सेल एनलार्जमेंट, रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस, इंड्यूस ग्रोथ इन ऑक्सिलरी बड, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन करता है, लेटरल शूट ग्रोथ करता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन करता है। तो इतना काम जो है इसका चल रहा है। तो साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन क्या था, ये इसको भी लिखते हैं हम।
साइटोकाइनिन के फंक्शंस। वैसे तो इन्होंने एक लाइन में ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, बट फिर भी हम पॉइंट्स में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इनको पॉइंट्स में लिखेंगे फंक्शंस को। तो पहला सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड सेल डिफरेंशिएशन ये भी कराएगा। और दूसरा क्या कराएगा, ये प्रमोट्स एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, प्रमोट्स एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। फिर इसके बाद में और क्या काम है इसके, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, मतलब कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ को डायकॉट्स में प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोट्स सेकेंडरी ग्रोथ, प्रमोट्स सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकॉट्स, ठीक है, डायकॉट्स में कर रहा है। फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब क्या कर रहा है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है, क्या करेगा ये, सीड डोरमेंसी ब्रेक। फिफ्थ लास्ट, अब ये क्या कर रहा है, लीफ फॉर्मेशन और लीफ एनलार्जमेंट, लीफ फॉर्मेशन and leaf enlargement. Sixth point, डिले सेनेसेंस, ये भी एंटी एजिंग क्रीम है, ठीक है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, ये इसे डिले करता है, डिलेज सेनेसेंस, ठीक है। ये हो गया आपका साइटोकाइनिन के फंक्शंस। अब हम आगे आएंगे, किस पे आएंगे, अब हम आएंगे बेपैनी के लोटे पर, ठीक है, जो किसी का सगा नहीं है, इथिलीन। इथिलीन क्या कर रहा है, ये जो हार्मोन है इसकी डिस्कवरी एक फीमेल साइंटिस्ट थी जिनका नाम है सारा, ठीक है, जो भी प्रोनाउंस करना चाहो, सारा नाम था उनका। और इन्होंने शी एक्सप्लेन्ड अबाउट द सेनेसेंस, इन्होंने सेनेसेंस के बारे में बताया था, एक्सप्लेन्ड अबाउट सेनेसेंस। और इनके साथ में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है क्रॉकेन, ठीक है, क्रॉकेन। इन्होंने राइपनिंग को प्रमोट करने, राइपनिंग के बारे में बताया था, ठीक है, राइपनिंग। उन्होंने ये बताया कि जो इथिलीन है वो फ्रूट्स को राइपन करने में हेल्प करता है, ठीक है, राइपनिंग। तो इसीलिए ये दोनों साइंटिस्ट का जिक्र किया जाता है जब भी हम इथिलीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब और क्या कर रहा है भाई, फंक्शन क्या है और बताओ, इथिलीन के फंक्शन इतने सारे लिखे हुए हैं ऊपर, एक आध बता दो। सेनेसेंस करेगा, यहाँ पे लिखा होगा, देखो, प्रमोट्स सेनेसेंस, फिर उसके बाद में राइपनिंग ऑफ फ्रूट, प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और क्या कर रहा है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है, कहीं लिखा है ब्रेक्स सीड डोरमेंसी, ये लिखा हुआ है। और स्प्राउटिंग करता है पटेटो में, स्प्राउटिंग का क्या मतलब है, ये आलू है, ये क्या है, आलू, ठीक है। तो आलू में से इस तरीके के बर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं थोड़े दिन तक, अगर आलू को ऐसे रख दोगे तो ग्रीन कलर के, बड़े गंदे लगते हैं। तो ये इथिलीन का काम है, ये सारा काम इथिलीन ने किया हुआ है, ठीक है। स्प्राउटिंग, आलू को खराब करने का पूरा जो योगदान है वो इथिलीन पे जाता है, ठीक है। अब इतना हो गया, बस और कुछ नहीं करता है। एक इसी की तरह एक और हार्मोन है जिसे हम बोल देते हैं इथाफोन, ठीक है, उठाफोन या इथाफोन, उठा लो भाई, फोन उठा लो, ठीक है। ये क्या करेगा, इंड्यूसेस राइपनिंग, ये भी राइपनिंग करता है, इंड्यूसेस राइपनिंग, इसी की कैटेगरी है ये, इसी की कैटेगरी इथिलीन की ही, राइपनिंग करता है। और ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा, इथिलीन क्या है, गैस के फॉर्म में पाया जाता है या नहीं, हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में, गैस के फॉर्म में रहता है ये, ठीक है। और ये इथाफोन जो है ये एक्वा सोल्यूशन की तरह पाया जाता है।
ये हो गया इथिलीन कंप्लीट। अब अगला क्या आएगा, एब्सिसिक एसिड। ये तो इनहिबिटर है, ये तुम्हें पढ़ने से रोक रहा है कि मत पढ़ो, बाद में पढ़ लेंगे यार, क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो ये वही इनहिबिटर है, ये वही आदमी है जो हमारे क्या बोलते हैं चीजों को रोक रहा है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। स्टोमेटा को की क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीजेस टॉलरेंस टू वेरियस स्ट्रेसेस। ये अलग अलग स्ट्रेसेस से टॉलरेंस करने की कैपेसिटी देता है, इंड्यूसेस डोरमेंसी इन सीड एंड बड, और एजिंग करेगा ये, ठीक है, एजिंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी गिबरेलिक एसिड हार्मोन है। ये क्या है? एंटी गिबरेलिक एसिड, ठीक है, हार्मोन। इसको एंटी एजिंग क्रीम पसंद नहीं है, ये कहता अच्छा बहुत एज कम करानी है तुम्हें, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें मैं साइड में मार दूंगा, ठीक है। तो वही एंटी गिबरेलिक एसिड हार्मोन की तरह ये काम करता है। और क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज रखता है, स्टोमेटा को क्लोज रखता है, और सेनेसेंस को प्रमोट करेगा। इसे बुढ़ापा चाहिए, कहता बस भाई अब नहीं रहना, हमें यंग रहना ही नहीं है, तो ये प्रमोट करेगा सेनेसेंस को, ठीक है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा। अब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो स्लोज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर दिया इसने। और क्या करेगा? इनहिबिट शूट ग्रोथ, ग्रो नहीं होने देगा यार, इसका मेन मोटिव ही वही है, इनहिबिट शूट ग्रोथ। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछते जाना, ठीक है, कमेंट में पूछना, लेकिन ठीक है, कमेंट में आप अपना डाउट डाल देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। चलो, तो इनहिबिट शूट ग्रोथ, तो यही है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब लास्ट जो आता है ना, अच्छा एक चीज मैं एब्सिसिक एसिड में बताना भूल गई आपको कि ये डिराइव कहाँ से हुआ है। ये आपका डिराइव हुआ है फ्रॉम कैरोटेनॉइड। ये कहाँ से बना है? कैरोटेनॉइड। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कौन कहाँ से डिराइव हो रहा है, कैरोटेनॉइड से ये डिराइव होता है। अब आते हैं हम, लास्ट टॉपिक है हमारा फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। अब ये फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन क्या बोला है, समझते हैं। So, photoperiodism is the response of plant that to the relative length of day and night period to induce flowering. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत, जब उनको रोशनी मिलेगी सूरज की, तभी वो क्या करेंगे? ब्लूम करेगा फ्लावर, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे प्लांट की जो धूप में ब्लूम ही नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें छाया चाहिए, ठीक है, उन्हें वो वाली छाया नहीं चाहिए, है ना। छाया मतलब कि शेडो, है ना, शेड चाहिए। ऐसे धूप में रख दो कुछ पेड़ों को ना, एकदम पूरे टाइम धूप मिल रही है, तो वो पेड़ कभी उनमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें छाया की जरूरत है। अब कोई भाई ग्रुप में यहाँ पे कोई छाया तो नहीं है ना हमारे यहाँ पे, जो ये वीडियो देख रही हो, हर्ट मत हो जाना, हम छाया मतलब कि शेडो की बात कर रहे हैं, वो वाली छाया, शेड दे देते हैं, जब शेड में रखते हैं डायरेक्ट धूप ना लगे, ठीक है। चलो, तो photoperiodism is the sum total of plants physiologically responds to the duration of light received। ये response उनका light received पे कैसा होता है? तो कुछ होते हैं, देखो तीन तरीके के होते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, तीन तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट। अब एक और क्या है बताओ जरा? शॉर्ट डे हो गया, लॉन्ग डे हो गया, आपके मीडियम डे होगा ना, ना ना ना, मीडियम डे नहीं होगा, ये होगा आपका डे न्यूट्रल प्लांट। न्यूट्रल, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, दे रहे हो धूप दे दो, नहीं दे रहे हो मत दो, आई डोंट केयर, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं ये, क्लियर, डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब देखो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग डे प्लांट्स में 6 + 4, 6 घंटे और 4 घंटे, इस तरीके का
जो सिस्टम है वो चलता रहता है। ये जो है जब दे फ्लावर व्हेन अ लाइट पीरियड इज लॉन्गर देन सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, मतलब कि इसको नॉर्मल लाइट पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए होती है, ठीक है, 6 घंटे प्लस 4 घंटे इतनी इसको लाइट चाहिए टू ब्लूम, ठीक है, फ्लावर को ब्लूम करने के लिए। ये लाइट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें फ्लावरिंग के लिए। द लाइट पीरियड शुड एक्सीड अ क्रिटिकल लेंथ, लाइट पीरियड क्रिटिकल लेंथ जो है यहाँ पे बनाई गई है, ये क्रिटिकल लेंथ इससे एक्सीड करना चाहिए, इससे एक्सीड करना चाहिए, तभी ये प्लांट जो है वो ब्लूम करेंगे। ये हो गए आपके कौन से लॉन्ग डे प्लांट। अब हम शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स को केवल 3 घंटे का लाइट चाहिए, केवल कितना, 3 घंटे का। इससे ज्यादा लाइट दोगे तो ये कभी ब्लूम नहीं करेंगे, सिर्फ 3 घंटे का लाइट चाहिए। क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है इनकी फिक्स रहती है, ठीक है। और ये जो है डार्क पीरियड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डार्क पीरियड इंपॉर्टेंट है। डार्क का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में आएंगे, डार्क का मतलब कि उन पर रोशनी नहीं पड़ रही है, छाया रोशनी, आज तो नाम ही नाम आ रहा है भाई पता नहीं कहाँ से, ठीक है, तो रोशनी नहीं पड़ रही है तो इन्हें शेड में रख के, छाया में रख के इन्हें ग्रो किया जाता है। रोशनी की इसे जरूरत नहीं है, ठीक है, छाया की जरूरत है। किसे है छाया की जरूरत, शॉर्ट डे प्लांट्स को छाया चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट्स को क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, ठीक है, याद हो गया, लॉन्ग डे प्लांट्स को रोशनी चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को छाया चाहिए। क्लियर। अब आपको मैम एक और बताया था डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट ऐसा है, कुछ भी दे दो भाई हम सब में खुश हैं, ना हमें छाया चाहिए ना हमें रोशनी चाहिए, दोनों दे दो तो दोनों भी दे दो, ठीक है। तो ये इस तरीके के हैं, न्यूट्रल है, ठीक है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दीज प्लांट ब्लूम थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल खुश रहते खिलखिलाते रहते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ना लाइट चाहिए उन्हें, ना वो शॉर्ट डे में चाहिए आते हैं, ना उन्हें लॉन्ग डे में आते हैं, वो है न्यूट्रल। तो भाई ठीक, अपन न्यूट्रल रहेंगे, किसी की साइड नहीं खेलना हमें, तो वो है आपके कौन से, डे न्यूट्रल प्लांट्स। अच्छा एग्जाम्पल पूछोगे अब तुम लोग, मैम एग्जाम्पल बताओ ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट्स में आ जाएंगे ओट स्पिनच, ठीक है, वीट, वीट ओट स्पिनच, ठीक है। शॉर्ट डे में आएंगे आपका राइस, शुगर केन, पोटैटो, टोबैको और सोयाबीन एक्सेट्रा, ठीक, एक्सेट्रा। डे न्यूट्रल में क्या आएंगे, डे न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, डे न्यूट्रल में आता है टोमेटो, कुकुम्बर, सनफ्लावर, कॉटन, मेज और पेपर। ये हो गए तुम्हारे तीनों टाइप के, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स। एंड द लास्ट टॉपिक अब जो बचा है, एक लास्ट टॉपिक है, वो है आपका वर्नलाइजेशन। व्हाट इज वर्नलाइजेशन, अ मेथड ऑफ प्रमोटिंग फ्लावरिंग बाय एक्सपोजिंग द यंग प्लांट्स इन लो टेम्परेचर। इसमें देखो बहुत सिंपल सी चीज है, क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें ज्यादा लाइट नहीं चाहिए होती, यंग स्टेज में उन्हें ज्यादा लाइट नहीं चाहिए होती, नहीं तो वो फ्लावर नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, इन्हें हम क्या करेंगे अलग से, है ना, मान लो क्या हुआ, गर्मी के टाइम पे वो प्लांट, वो जो सीड जो है वो ग्रो करने लगी, तो अगर उसको बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी ना तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी, तो उस टाइम पे उन प्लांट्स को ना कवर करके रख देते हैं, ठीक है, कवर करके रख देते हैं, और फिर जैसे ही मौसम ठंडा होता है तो ओपन कर देंगे, उस टाइम पे वो ब्लूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्नलाइजेशन है, इट इज द फिनोमिनन इन विच सम प्लांट्स डिपेंड ऑन क्वांटिटेटिव, some plants depend on qualitative, ठीक है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एक्सपोजर ऑफ लो लाइट। लो लाइट चाहिए भाई, इन्हें लाइट बहुत कम चाहिए होती है, तो ज्यादा मिलेगी तो ये फ्लावर नहीं कर पाएंगे, तो अलग से इन्हें कम कम लाइट वाली जगह पे ग्रो करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस लिख लो वर्नलाइजेशन के, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहला,
ये क्या कर रहा है, इट प्रिवेंट्स, ये प्रिवेंट करेगा प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। और दूसरा, इट enables the plant, it enables the plant to have sufficient time to reach maturity, sufficient time दे देते हैं कि आप आराम से मेच्योर होना। तो ये था आवर एनालाइजेशन, और इसके पहले हमने फोटोपीरियडिज्म कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सम फूड प्लांट्स जैसे कि वीट, बार्ले, ठीक है, इनकी और भी एक्सेट्रा और भी ऐसे होते हैं। अभी हम ये दो तरीके की वैरायटी में मिलते हैं। एक आपको मिलेगा स्प्रिंग वैरायटी, ठीक है, स्प्रिंग वैरायटी, और एक मिलेगा विंटर वैरायटी, ठीक है, विंटर वैरायटी। दोनों वैरायटी के मिलते हैं, ये स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी। तो स्प्रिंग वैरायटी में क्या होता है कि स्प्रिंग में हम इसे लगाते हैं, स्प्रिंग सीजन के टाइम पे हम इसको प्लांट कर देते हैं, और फ्लावर आते हैं, ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, ठीक है। ग्रोइंग सीजन के टाइम पे फिर ये तब तक क्या होता है, मेच्योर होके निकल आता है। मतलब आपने बेसिकली प्रोडक्शन किया है स्प्रिंग सीजन में, प्लांट किया है, प्रोडक्शन नहीं, प्लांट किया है इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है। और जो विंटर वैरायटी है ये ऑटम में प्लांट होते हैं, प्लांटेड इन ऑटम। बस इतना ही था, है ना। इसके आगे कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये कुछ एब्रीवेशंस है, शॉर्ट फॉर्म्स जो हमने यूज करे उन सब का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो आराम से ये नोट कर लेना अगर कहीं किसी चीज का फुल फॉर्म आपको डाउट होता है तो, ठीक है। और बस आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। बढ़िया सेशन रहा आज का हमारा, हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। और अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। 16 डिलीटेड है, तो अब हम 17 चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियोस जो है हर दिन एक एक वीडियो आ रहा है, क्वेश्चन आंसर का आएगा, फिर वन शॉट आएगा, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर वन शॉट, ठीक है। और इस तरीके से वीडियोस आते रहेंगे और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, आराम से मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना यार, प्लीज शेयर करके जाओ। एटलीस्ट बच्चों को, दूसरों को पता चले कि यहाँ पे इतनी अच्छी क्लासेस चल रही हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, चैप्टर नंबर 17 के लेक्चर में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।